Hello everyone, I am Aman Upadhyay and today we are going to study very interesting topic known as anti-diabetic drugs। आज हम ऐसे ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जो कि डायबिटीज़ में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? तो डायबिटीज़ एक डिसीज़ ना होकर एक सिंड्रोम है, यानी कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। उसे हम डायबिटीज़ बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, क्या होता है इसमें, समझते हैं धीमे धीमे। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी या तो कुछ भी लेगी खाने में, या तो स्टार्च लेगी, डाइसैकराइड लेगी, या ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में लेगी। तो जब भी हमारी बॉडी में जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज। जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये जो एनर्जी आई है, ग्लूकोज क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करता है हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स के लिए। ये जो फ्यूल है ये हमारे सेल्स तक पहुंचना चाहिए। इन सेल्स को पहुंचाने का काम करता है एक हार्मोन, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में पड़ा हुआ ग्लूकोज है उसे सेल्स के द्वारा अपटेक करवा देता है। डायबिटीज़ में क्या होता है, इस इंसुलिन की कमी हो जाती है हार्मोन की। तो जो हमारा ब्लड में पड़ा हुआ ग्लूकोज था वो ब्लड में ही पड़ा रहता है, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज होता है वो हाई हो जाता है। इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं पेशेंट में। जैसे कि उसे न्यूरोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, और बहुत सारे कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ की वजह से हो जाती हैं। तो जो हमारी पैनक्रियास ग्लैंड होती है, इसमें मेनली 5 टाइप के सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के। ये कौन कौन से सेल्स होते हैं, आइए थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। ये मान लीजिए हमारी है पैनक्रियास ग्लैंड, कुछ इस शेप की होती है। तो इसमें 5 टाइप के सेल्स होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये कौन कौन से सेल्स होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। जो पहले टाइप के हमारे सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्फा सेल्स। दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं बीटा सेल्स। और जो तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेल्टा सेल्स। चौथे टाइप के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गामा सेल्स, या फिर इन्हें हम एफ सेल्स भी बोलते हैं। और जो पांचवें टाइप के सेल हैं उन्हें हम बोलते हैं एप्सिलॉन सेल्स। कुछ इस तरीके से। ये जो अल्फा सेल्स हैं ये सीक्रेट करते हैं हमारी एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ग्लूकेगन। जो बीटा सेल्स हैं ये सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। बीटा सेल सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। डेल्टा सेल्स हैं ये जो सीक्रेट करते हैं हमारे, ये करते हैं सोमैटोस्टैटिन। एफ सेल्स हमारे जो सीक्रेट करते हैं ये करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और हमारे जो एप्सिलॉन सेल्स हैं ये सीक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ग्रेलिन, GHRELIN। तो अब मेनली ये जो हार्मोन्स हैं हमने जान ली कितने टाइप के सेल्स होते हैं, मेनली 5 टाइप के सेल्स होते हैं, वो क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इन हार्मोन्स का रोल क्या होता है, ये क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ऑल्टर करते हैं, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये जो ग्लूकेगन है हमारी, इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देना। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकेगन। और ये होती है इंसुलिन, क्या करती है, ये ब्लड ग्लूकोज को घटाती है। सोमैटोस्टैटिन क्या करती है, ये दोनों के इनहिबिट करती है सीक्रीशन को, ग्लूकेगन और
इंसुलिन, दोनों के सीक्रेशन को ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये इसको भी इनहिबिट करती है और इसके सीक्रेशन को भी इनहिबिट करती है जब ये एक्सिस में होते हैं। तो ये रोल है सोमैटोस्टैटिन का। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का अभी फंक्शंस जो है वो अननोन है। ग्रेलिन है, इसका फंक्शन होता है कि ये हंगर को प्रोड्यूस करती है। व्हाट इट डज इज प्रोड्यूसेस हंगर, यानी कि भूख लगवाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में समझ ली। हमने जाना कि पैनक्रियास में हमारे 5 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल्स या एफ सेल्स और एप्सिलॉन सेल्स। अल्फा सेल जो सीक्रेट करते हैं वो होती है ग्लूकेगन हार्मोन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं। गामा और एफ सेल्स हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करते हैं। एप्सिलॉन सेल्स जो हैं वो ग्रेलिन को सीक्रेट करेंगे जो कि हंगर प्रोड्यूस करती है। मेनली जो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कंसर्न है, हम इन दो हार्मोन्स के साथ डील करेंगे, ग्लूकेगन और इंसुलिन। इनका बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ में रोल होता है और इन्हीं को हम समझेंगे किस तरीके से क्या होता है हमारी बॉडी में। हमने जाना था कि जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बना होता है। अब हम एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को निकाल के देखेंगे पेनक्रियास के बाहर के किस तरीके से सेल्स का अरेंजमेंट होता है। अभी हम इसको बड़ा करके देखेंगे कि एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है। तो यहाँ पर जो सेंटर में हमारे पास हो जाता है, ये एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। इसमें सेंटर में जो हमारे पास हो जाता है वो आपके आ जाते हैं बीटा सेल्स, जिसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। सेंटर में बहुत सारे बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स आर लाइक ब्यूटीफुल लेडीज, जो कि बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। ब्यूटीफुल लेडीज ऑलवेज लाइक टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर। तो अब बीटा सेल्स के आसपास क्या होगा, तो दे विल बी, अब हम देखेंगे अल्फा सेल्स की पोजीशन। दे विल बी सराउंडेड बाय अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स आर लाइक अल्फा मेल्स। So beautiful ladies are surrounded by alpha males. So this is the arrangement of alpha cells in the rate of Langerhans. And then comes delta cell. Delta cells are like dogs. They are scattered everywhere. हर जगह पैनक्रियास में मिले डेल्टा सेल। ये आपके होगा डेल्टा सेल्स। अब बारी आती है एप्सिलॉन सेल्स और एफ सेल्स की। ये भी अलग अलग जगह स्कैटर्ड होते हैं पैनक्रियास में, किसी एक जगह इनका वो नहीं है। तो ये हैं बीच में हमारे पास बीटा सेल्स। बीटा सेल अब डिटेल में समझते हैं ये क्या क्या सीक्रेट करेंगे। इंसुलिन तो हमने मेन जान ही लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर ये सीक्रेट करते हैं, इसको हम लिख देते हैं इंसुलिन। फर्स्ट वन इज इंसुलिन। दूसरी कौन सी चीज़ होगी जो ये सीक्रेट करेंगे, वो होगी सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड क्या होती है ये हम आगे जानेंगे जब इंसुलिन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। थर्ड क्या होता है, प्रो इंसुलिन। बहुत ही हल्के फुल्के अमाउंट में प्रो इंसुलिन भी ये सीक्रेट करते हैं बीटा सेल्स इन स्मॉल अमाउंट्स। स्मॉल अमाउंट सीक्रेट प्रो इंसुलिन। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीक्रेट करते हैं ये है अमाइलिन। अमाइलिन क्या है, एक तरीके की पेप्टाइड है, प्रोटीनेसियस नेचर जिसका होता है। तो ये एक तरीके की पेप्टाइड है जो सीक्रेट करती है। तो पहले के टाइम पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स थे, डायबिटीज़ मेलाइटस के, उन पेशेंट्स में देखा गया था कि कभी कभी क्या होता है कि अमाइलॉइड डिपॉजिट्स मिल रहे थे इन पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इन पेशेंट्स में मिल रहे थे अमाइलॉइड डिपॉजिट्स पैनक्रियास में। और बाद में इसको स्टडी करने पे पता लगा कि ये जो अमाइलॉइड डिपॉजिट्स थे ये किसकी वजह से थे, अमाइलिन की वजह से, जो कि एक पेप्टाइड है। इस तरीके से
तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से और क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा सेल्स क्यों इस अरेंजमेंट में होते हैं। तो अभी हम पिछले डायग्राम में थोड़े से वापस जाएंगे। ये था हमारा डायग्राम। अब हम इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, यहीं पे बनाएंगे तो एक नया फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से ये मान लीजिए ये हो गया। यहाँ पे आपके सेंटर में कौन से सेल्स हो जाएंगे, बीटा सेल्स। और ये कॉर्नर पे, पेरीफेरी पे कौन से सेल्स हो जाएंगे आपके, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स बना। तो हमारी जो इंसुलिन सीक्रेट होगी इन बीटा सेल्स, ये हैं बीटा सेल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा, बीटा सेल्स। और ये हैं अल्फा सेल्स। जब हमारी जो इंसुलिन सीक्रेट होगी वो किस डायरेक्शन में चलेगी, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, इस तरीके से। तो जब ये आ रही होगी, सीक्रेट हो गए, तो ग्लूकागन अपना असर दिखा रहे होंगे, ग्लूकागन सीक्रेट कर रहे होंगे अल्फा सेल्स, उससे शुगर बढ़ रहा होगा। और जब यहाँ से जाएगा इंसुलिन, यहाँ से जाएगी तो कहीं ना कहीं ग्लूकागन उसको सप्रेस करेगी, अल्फा सेल्स के उनको सीक्रेशन को। तो अल्फा सेल्स के सीक्रेशन को इंसुलिन सप्रेस करेगी, क्योंकि ये सेल्स यहीं पर हैं और यहीं पर ये एक्ट कर रहा है। एक सेल से निकल के कोई सीक्रेशन दूसरे सेल पे एक्ट करता है, तो इस टाइप के सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सीक्रेशन। अलग अलग टाइप के सीक्रेशन होते हैं, ऑटोक्राइन, होलोक्राइन। तो इस टाइप के सीक्रेशन को हम बोलते हैं पैराक्राइन सीक्रेशन, राइट। ये हो गया। तो अभी हम समझेंगे इंसुलिन क्या होता है, किस तरीके से होता है आगे जाके। पहले हम थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में समझते हैं। तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं अपने डायबिटीज़ पर और देखते हैं डायबिटीज़ का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो हमने 4 टाइप की डायबिटीज़ देखी थी, जिसमें पहली थी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, दूसरी थी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, तीसरी थी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1.5 और चौथी थी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला नंबर है टाइप 1 डायबिटीज़। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसे हम जुवेनाइल ऑनसेट या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, इडम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और जुवेनाइल ऑनसेट क्यों बोलते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। ये जो जुवेनाइल ऑनसेट इसलिए है क्योंकि ये जनरली जो यंगर पॉपुलेशन होती है उसको अफेक्ट करती है, एडोलोसेंट्स को या फिर बच्चों को, उन्हें अफेक्ट करती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसे हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है तो उसे इंसुलिन बाहर से लेनी ही पड़ेगी, एक्सोजीनियस इंसुलिन, बॉडी के बाहर से इंसुलिन लेने ही लेनी पड़ेगी उसको ट्रीट करने के लिए। उसे हम ओरली ड्रग्स से ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़ है, इसलिए इसे हमने इसे बोला। इसमें होता क्या है, जो आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो के पेनक्रिया, जो पेनक्रियास के आपके बीटा सेल्स हैं, इस पर जाके आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो जाके इस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है बीटा सेल्स के अगेंस्ट। और बीटा सेल ढंग से क्या नहीं कर पाते, फिर इनका फंक्शनल, धीरे धीरे इनकी फंक्शनैलिटी होने लगती है और ढंग से ये अपना काम नहीं कर पाते और इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो बढ़ा रहता है। तो हमने क्या जाना, इसमें जो इम्यून सिस्टम है पर्सन का, वो उसी के पेनक्रियास के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीटा सेल अपना काम नहीं कर पाते। और काम क्या है बीटा सेल का, इंसुलिन सीक्रेट करना, इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाते सफिशिएंट अमाउंट में, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखा जा सके। और क्या हो जाता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ये दिक्कत इसके साथ आती है। अगली चीज़ क्या होती है इसमें,
वो समझते हैं। 5 to 10% केसेस जो होते हैं ऑल डायग्नोस्ड डायबिटीज़ के, जो 5 to 10% केसेस होते हैं केवल वही टाइप 1 वाले होते हैं, टाइप 1 के। बाकी बचे हुए केसेस दूसरी डायबिटीज़ जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस उसके होते हैं। तो ये रेयर है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कनेक्शन है। ये जेनेटिक्स पर मेनली ज़्यादा डिपेंड करती है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं इस टाइप की डायबिटीज़ के लिए? रिस्क फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और दूसरा कौन सा आ जाता है? जेनेटिक्स। तो ये सारी कहानी हो गई टाइप 1 के बारे में। क्या समझा हमने अभी तक? टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसे जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली यंग पॉपुलेशन में होती है। इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है हमारी, उसके जो बीटा सेल्स हैं उन पे हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स खुद ही अटैक कर देते हैं। एक तरीके की ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है ये, तो जिसकी वजह से बीटा सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाते, अपना फंक्शनल खो देते हैं, इंसुलिन सीक्रेट नहीं होती और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे ट्रीट करने के लिए बाहर से इंसुलिन हमें देनी ही देनी पड़ेगी पेरेंटरली। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स से, दवाइयों से, टैबलेट से हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते। और जो सारे डायग्नोस केसेस होते हैं डायबिटीज़ के, उसमें से 5 to 10% केसेस किसके होंगे? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं? ऑटो इम्यूनिटी, जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोला हमने इसे? क्योंकि इसे हम बाहर से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से ट्रीट कर सकते हैं। केवल इंसुलिन ही सोल्यूशन नहीं है इसे ट्रीट करने के लिए हमारे पास। हम इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है पूरी तरीके से, तो इसलिए हमने इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोला। और जनरली ये अडल्ट में देखी जाती है, इसलिए इसे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। मोस्टली जो 40+ हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें जो डायग्नोस केसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ही होते हैं मोस्टली। जितने भी डायबिटीज़ के केसेस होते हैं उसमें 90 to 95% केसेस जो भी होंगे वो किसके होंगे? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के। इसमें क्या होता है आपके, धीमे धीमे क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग होती है इट बिगिंस एज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है सेल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन की नीड बढ़ जाती है। देयर अ इंक्रीज राइज फॉर इंसुलिन, नीड फॉर इंसुलिन, नीड फॉर इंसुलिन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, पैनक्रियास पर ज़्यादा असर पड़ता है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो पैनक्रियास क्या करती है, धीमे धीमे उसकी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को लूज करने लगती है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है? जब भी इंसुलिन जाती है वो अपने रिसेप्टर्स से अटैच होती है सेल्स के, उसके बाद कुछ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं सेल्स में, और उसके बाद जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, वो जाके एक्ट करते हैं और जाके उन पे इंसुलिन का एक्शन देखने को हमें मिलता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पे। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ढंग से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ऐसे क्या हो जाता है, इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते, बॉडी यूज़ नहीं कर पाती इंसुलिन को, जो सेल्स हैं हमारे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इस तरीके से डेवलप हो जाता है, और इंसुलिन की धीरे धीरे डिमांड बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पेनक्रियास को तो सिग्नल मिलना है ना, सेल जा रहे हैं स्टार्वेशन की कंडीशन में, अब भाई इंसुलिन सीक्रेट करो। पेनक्रियास को तो सिग्नल मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा, ग्लूकोज कम नहीं हो रहा, ग्लूकोज के जो सेल्स हैं वो इसे यूज़ नहीं कर पा रहे इंसुलिन को। तो इस वजह से पेनक्रियास पर और ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, धीमे धीमे उसकी एबिलिटी कम होने लगती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की।
एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और समझते हैं और क्या होता है। उसमें हमने जाना था कि वो बच्चों में होता है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर जो भी ओल्डर पॉपुलेशन होती है उनमें देखने को मिलती है। इट इज एसोसिएटेड विद ओल्ड एज, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हो गई, या फिर हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगला क्या आता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ढंग से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से भी होती है। और क्या कारण हो सकते हैं, डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ही ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है किसी की, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उनमें भी हमें देखने को मिलती है ये। और अगले जो कारण आ जाते हैं वो आ जाते हैं रेस या फिर एथनिसिटी। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी बच्चे होते हैं या फिर यंग अडल्ट होते हैं उनमें डायबिटीज़ के केसेस कम होते हैं, क्योंकि उनमें जनरली कौन सी वाली डायबिटीज़ देखने को मिलती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो कि सारे डायग्नोस केसेस की कितनी होती है, ओनली 5 to 10% तक। 90 to 95% केसेस में कौन सी होगी, टाइप 2। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं इसी के देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर जो हमें मिलती है वो ओल्डर पॉपुलेशन इसमें देखने को मिलती है इससे अफेक्टेड। तो ये वाली चीज़ें हो गई इसके साथ, डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ एसोसिएटेड, टाइप 2 के। और आजकल क्या हो रहा है, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है ये बच्चों में और एडोलेसेंट्स में भी देखने को मिल रही है, जो नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो इट इज़ इंक्रीजिंगली डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ये चीज़ हमने पढ़ ली इसके डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, टाइप 2 के। पहले हमने डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 देखी, फिर टाइप 2 देखी, और अब हम देखने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस 1.5। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1. तो जैसे हम हर किसी को एक नाम दे रहे थे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, तो इसे भी हम एक नाम देंगे, इसे देंगे लाडा, LADA। अब आप लोग कहेंगे ये लाडा क्या है, दिस इज लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट। लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट। लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट, क्या मतलब हुआ इसका, आगे समझते हैं। और ये जो है ये न्यूली डिस्कवर्ड हुई है, इससे न्यू टाइप की तरह अभी आइडेंटिफाई किया जाता है टाइप 1 को। इसमें होता क्या है, पेनक्रियास जो है हमारी, पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो है, ये इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन इतनी नहीं करती कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है उसे मेंटेन करने में मदद करे। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में मदद नहीं कर पाती। तो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखा जा सके।
तो इस केस में क्या होता है, एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो बॉडी ड्रामेटिकली ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करती जैसे कि टाइप 1 में करती है इंसुलिन की कमी होने का। लेकिन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं उसमें टाइप 2 वाले। तो इनिशियली ये डायग्नोस कैसे हो जाती है, इनिशियली डायग्नोस्ड एज टाइप 2 डायबिटीज mellitus। इट इज इनिशियली डायग्नोस्ड एज टाइप 2 DM। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, टाइप 2 डायबिटीज mellitus और टाइप 1.5 में, जैसे लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन अडल्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ है टाइप 2 DM। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स तो टाइप 2 वाले हैं, लेकिन एक चीज़ है वो टाइप 1 की तरह है कि वो है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बीटा सेल्स के अगेंस्ट। तो ये किसकी तरह है, टाइप 1 की तरह, सिमिलर टू टाइप 1। एकदम से सडन ड्रेस्टिक इंसुलिन की कमी नहीं है जैसे टाइप 1 में होती है। तो इस तरीके से ये टाइप 2 वाले कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं। और बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड भी नहीं करती स्टार्टिंग में जैसे बहुत ज़्यादा इंसुलिन की कमी है, लेकिन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं रह पाता, इसलिए टाइप 2 की तरह डायग्नोस हो जाती है। दोनों में मेन डिफरेंस आ जाता है कि लाडा में क्या है, ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है बीटा सेल्स के अगेंस्ट धीमे धीमे। तो इसमें क्या हो रहा है, स्लो प्रोग्रेसिव अटैक ऑन बीटा सेल्स बाय एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के थ्रू इन पे धीमे धीमे प्रोग्रेसिव अटैक हो रहा है बीटा सेल्स। अगर डायबिटीज में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कोई भी डायबिटीज है, और जो भी कैरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं वो टाइप 2 वाले मिल रहे हैं, टाइप 1 वाले मिल रहे हैं देखने को, तो फिर ये कौन सी डायबिटीज होगी हमारी, दिस विल बी टाइप 1.5 1.5 डायबिटीज mellitus। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें अगली चीज़ कौन सी हो जाती है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये सब तो चलो हमने समझ लिया। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे मेनली, तो इसको डायग्नोस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि टेस्ट फॉर प्रोटीन एंटीबॉडीज, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंटीबॉडीज। जो भी बीटा सेल्स के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उनके लिए टेस्ट करना, उन्हें डिटेक्ट करना ब्लड में, अगर मिल जाती हैं तो फिर हम कर सकते हैं कि ये टाइप 1.5 डायबिटीज़ mellitus है। और इसमें क्या होता है, इवेंचुअली इंसुलिन की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी टाइप 1.5 में आगे जाकर, अभी ना पड़ रही हो लेकिन फ्यूचर में पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरत पड़ने से पहले ही अगर इंसुलिन स्टार्ट कर दी जाए पेशेंट की, तो फिर हम बहुत सारे बीटा सेल के फंक्शन को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो धीमे धीमे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका, और उन पर अटैक हो रहे हैं, ऑटो इम्यूनिटी हो रही है, और ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है उन पर, उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो ज़रूरत पड़ने से पहले ही अगर हम इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के साथ साथ ही अगर इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं ज़रूरत पड़ने से पहले, तो बहुत सारे जो बीटा सेल्स का फंक्शन है जो बचा हुआ है उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो बीटा सेल्स हमारे बचे हुए हैं। तो इसमें ये चीज़ होती है। अब अगले टाइप की जो डायबिटीज़ है वो आ जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, एक फ़ीमेल है, मान लीजिए कोई भी फीमेल है जो कि अभी प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल है जो कि अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये प्रेग्नेंट है, ठीक, ये है फीटस। तो इस फीमेल में प्रीवियसली प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज अगर कम हमें मिल रहा है तो फिर ये कौन सी टाइप की डायबिटीज़ हो जाएगी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि स्पेसिफिकली कब हो रही है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे। जो पहले से प्रीवियसली डायग्नोस केस नहीं था डायबिटीज़ का, प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज था इस फीमेल का प्रेगनेंसी से पहले,
और प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लड ग्लूकोज है वो कैसा है, बढ़ा हुआ है। ब्लड ग्लूकोज कैसा है, बढ़ा हुआ है। तो इस टाइप की डायबिटीज़ को कहते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये किसमें, इट्स कॉमन अमंग ओबीज obese females and the females which have family history of type 2 diabetes mellitus, family history of type 2 diabetes mellitus। तो इन फीमेल्स में ये कॉमन होता है, जिनमें या तो फैमिली हिस्ट्री हो टाइप 2 की या ओबीज हो, उनमें ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो जो इन्फेंट है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। रिक्वायर्स ट्रीटमेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस इन इन्फेंट। जो भी नवजात शिशु है हमारा, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बचपन से ही, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें क्या होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी 5 to 10% females with gestational diabetes develops टाइप 2 DM। किसी फीमेल को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसमें से 5 से 10% फीमेल्स जो क्या होती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप कर लेती हैं प्रेगनेंसी के बाद। और फीमेल जिसको डायबिटीज़ वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो शी इज़ मोर लाइकली 20 to 50% more likely to develop diabetes mellitus than a normal person। 20 to 50% more likely। So this was all about gestational diabetes। अब हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हमने देखा कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, जो कि जुवेनाइल ऑनसेट या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है, जो कि यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा देखी जाती है, एडोलेसेंट्स वगैरह में ज़्यादा मिलती है। और 5 to 10% ऑफ ऑल डायग्नोस केसेस कंट्रीब्यूट टू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। और रिस्क फैक्टर क्या क्या हो जाते हैं इसके, ऑटो इम्यूनिटी, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मेनली ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है इसमें बीटा सेल्स के अगेंस्ट, और बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है पेनक्रियास में, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती और ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसकी वजह से बढ़ा हुआ मिलता है। आगे चलते हैं, तो ये हमने फिर जाना था टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है। इसमें हमने जाना, इसे हम निडम भी बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और अडल्ट ऑनसेट, क्योंकि ये मेनली अडल्ट में देखने को मिलती है, अडल्ट पॉपुलेशन जो हमारी है। और 90 to 95% ऑफ ऑल डायग्नोस केसेस कंट्रीब्यूट टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और धीमे धीमे ये कैसे शुरुआत होती है इसकी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट बिगिंस एज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस and there is suddenly need for insulin rises, then pancreas loses its ability to produce insulin and hence there is an increased blood glucose, and it is associated with old age, it is associated with the old age and obesity, family history, हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसके चांसेस हैं आगे टाइप 2 डेवलप करने के, जिनमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पा रहा है वो, और बहुत ही सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आलसी बन के बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, उस केस में ज़्यादा चांस होते हैं। और रेस और एथनिसिटी पर भी डिपेंड करता है,
कुछ कंट्रीज़ और कुछ होती हैं, उन वहाँ के लोगों में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इसे डेवलप करने के बजाय दूसरी कंट्रीज़ के। और इसके हाल ही में जो नए नए डायग्नोस केसेस हैं वो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। अगला हमने क्या जाना था, अगला हमने जाना था डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1.5 के बारे में। टाइप 1.5 को हम बोलते हैं लाडा लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट्स। और ये नए टाइप की डायबिटीज़ है। इसमें क्या होता है, पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करती है लेकिन इतनी प्रोड्यूस नहीं करती कि ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पर मेंटेन किया जा सके। और इनिशियली ये टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह डायग्नोस हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो लाडा और टाइप 2 के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है, इसमें कैरेक्टर्स तो लाडा वाले आते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत इंसुलिन होती है इसमें, लेकिन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है टाइप 1 की तरह। स्लो एंड प्रोग्रेसिव अटैक होता है इसमें बीटा सेल्स पे एंटीबॉडीज़ के थ्रू। और अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देने पर कोई डायबिटीज़ ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और टाइप 1 वाले कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये हो सकता है टाइप 1.5 डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायग्नोसिस के लिए इसको हमें प्रोटीन्स एंटीबॉडी होती हैं, सिर्फ उन्हीं को हमें देखना पड़ेगा, उनको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगला हमने जाना जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, ये जो ओबीस फीमेल्स हैं, मोटी महिलाएं हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन है, जिनमें टाइप 2 की हिस्ट्री थी, जिनकी फैमिली में पहले किसी में थी, पापा को या परदादा को, एनी टाइप ऑफ फैमिली हिस्ट्री जिसमें है टाइप 2 की, तो उन्हें ज़्यादा चांसेस हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करने के। और इसमें हमें ट्रीटमेंट चाहिए कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। जो इन्फेंट होगा उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर मदर के तो वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कॉन्स्टेंटली हाई रहता है तो। और प्रेगनेंसी के बाद 5 to 10% फीमेल्स जो होती हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप कर लेती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसमें होती है उन्हें 5 to 10% टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप कर लेती हैं। और जिस फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है उसे 20 to 50% ज़्यादा चांस हैं एक नॉर्मल पर्सन के टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप करने के। और जनरली इसमें क्या होता है, अगले 15 से 20 साल में, 15 क्या ज़्यादा बोल दिया, अगले 5 से 10 साल में जो भी फीमेल्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप कर ही लेती हैं ज़्यादातर। तो ये सारी हमने डायबिटीज़ का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अभी तक थोड़ा बहुत हमने जो भी जाना पेनक्रियास के बारे में, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स के बारे में। अब हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इंसुलिन के, कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो आइए चलिए समझते हैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से और कैसे ये होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। आप सभी को पता है इंसुलिन एक प्रोटीन है, पेप्टाइड है। तो ये किससे बन के मिली होती है, अमीनो एसिड की चेन से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हमें देखने को मिलता है, एक चेन होती है, इसका नाम होता है ए चेन। दिस इज कॉल्ड ए चेन। इसके जस्ट नीचे एक और चेन होती है जिसे हम बोलते हैं बी चेन। ये बस अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इन दोनों चेन्स को जोड़ के रखती है थर्ड टाइप की चेन, जिसे हम बोलते हैं सी चेन या फिर सी पेप्टाइड। ठीक। और यहाँ पर जुड़ा होता है इनसे, ए चेन से जुड़ा होता है हमारा सिग्नल सीक्वेंस, एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस, या फिर इसे हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस या फिर इनिशियल सेगमेंट, इनिशियल सेगमेंट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे सामने, इसे हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। दिस इज कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। अगले स्टेप में क्या होता है, प्री प्रो इंसुलिन से हमारे पास यहाँ पे कौन सी थी, ए चेन थी, यहाँ पे बी चेन थी, इन दोनों को जोड़ा हुआ था यहाँ पे सी चेन ने। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा था इनिशियल सेगमेंट है, ये लॉस्ट हो जाता है।
रिमूव्ड सिग्नल सीक्वेंस। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ए और बी चेन्स हैं इनके बीच में बन जाता है डाई सल्फाइड बॉन्ड। इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, ये क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। दिस इज डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ये था स्ट्रक्चर अभी जो हमारे सामने बना हुआ है आंखों के, इसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन। अब अगले स्टेप में क्या होता है, हमने अभी तक देख लिया कि सिग्नल सीक्वेंस हट चुका है और डाई सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है ए और बी चेन के बीच में। ये जो डाई सल्फाइड बॉन्ड है ये क्या करता है, ए और बी चेन को एक जगह होल्ड करके रखता है उसे वहाँ पर, जिससे कि ये सीक्वेंस आसपास रहे, एक दूसरे के पास में रहे। अब आगे अगले स्टेप में देखिए क्या होता है। अब हमारा बन चुका है प्री प्रो इंसुलिन। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर हमारी ए चेन थी, ये हमारी बी चेन थी, सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हो ही चुका है, इन दोनों के बीच में हमारा बन चुका था डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये येलो कलर से मैं बना देता हूँ डाई सल्फाइड बॉन्ड। दिस इज डाई सल्फाइड बॉन्ड। और ये अगली जो चीज़ है वो क्या थी, ये थी हमारी सी पेप्टाइड। अगले स्टेप में क्या होता है, सी पेप्टाइड रिमूव हो जाती है, रिमूव्ड सी पेप्टाइड या फिर सी चेन। और हमारे पास जो अब बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, ए चेन है, बी चेन है, और बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया है यही है हमारी बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन जो होती है, यही है हमारी इंसुलिन जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है। दिस इज बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन। ये चीज़ है यहाँ पे थोड़ी सी। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में हमने जाना सबसे पहले क्या होता है, एक ए चेन होती है, बी चेन होती है, और इन दोनों को जोड़ के रखती है सी चेन। और यहाँ पे जो सीक्वेंस अमीनो एसिड का ए चेन से आगे जुड़ा होता है सिग्नल सीक्वेंस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला था प्री प्रो इंसुलिन। फिर अगले स्ट्रक्चर में अगले स्टेप में क्या हुआ कि सिग्नल सीक्वेंस था वो रिमूव हो गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उससे अगले स्टेप में हमने क्या देखा, ए और बी चेन आपस में ऐसे ही रहे और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यहाँ पे रहा और सी पेप्टाइड रिमूव हो गई। और फिर जो स्ट्रक्चर बचा हुआ उसे हमने कहा कि इंसुलिन, बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन ये है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आई, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन सिग्नल सीक्वेंस एंड सी पेप्टाइड आर रिमूव्ड। Signal sequence and C peptide are removed during formation of insulin. This and this during formation of insulin, signal sequence and C peptide are removed. इतनी बात हमें समझ में आ गई। एक और बात जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये जो हमारे पास आया है सी पेप्टाइड और ये जो इंसुलिन है, insulin and the C peptide, these are produced by the beta cells in the equimolar amount. जो पेनक्रियास है हमारे बीटा सेल्स हैं, इंसुलिन और सी पेप्टाइड आर रिमूव्ड आर प्रोड्यूस्ड इन इक्विमोलर अमाउंट, यानी कि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इक्वल अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कभी कभी अगर हमें इंसुलिन का फंक्शन देखना है तो डायरेक्टली इंसुलिन क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे एक्ट करती है सेल्स पे और हमें ब्लड में उतनी नहीं मिल पाती, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सी पेप्टाइड के अमाउंट को वो कर सकते हैं लैब में जाके तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलिन के सीक्रेशन को एनहांस करते हैं, प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और ऐसे दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार कौन कौन से फैक्टर्स हैं।
तो पहले तो देखिए इंसुलिन के सीक्रेशन को एनहांस कौन करेगा। पहले तो हार्मोन्स हो गई, ग्लूकेगन और कॉर्टिसोल, ये हमारी हार्मोन हो गई, तो ये करेंगे। जैसे कि ग्लूकेगन क्या है, ग्लूकोज के रिलीज को बढ़ाती है, तो इंक्रीज ग्लूकोज की वजह से वो कम होगा हमारा, इंसुलिन सीक्रेट होगा सेंस करके। कॉर्टिसोल है ऐसे ही। दूसरा क्या है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का अगर अमाउंट बड़ा होगा हमारे ब्लड में, तो फिर इंसुलिन का सीक्रेशन होगा। क्यों होगा इंसुलिन का सीक्रेशन फैटी एसिड और अमीनो एसिड के बढ़ने से? क्योंकि आप सभी को पता है कि फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये क्या है, फ्यूल मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के लिए। और इंसुलिन इसके फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स के स्टोरेज से रिलेटेड फंक्शन करता है, तो इस वजह से इनका अमाउंट जब भी बढ़ेगा तो इंसुलिन रिलीज होगा। तीसरी है एसिटाइल कोलिन। आपको पता है एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये होगा क्योंकि पीएनएस सिस्टम जो होता है हमारा एक्टिवेट कब होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के टाइम पे। तो उस समय डाइजेशन के टाइम पे हमें ज़रूरत है इंसुलिन की, जो कि ग्लूकोज आ रहा है हमारा फूड के थ्रू, वो सीधे अपने सेल्स में जाके ग्लूकोज को अपटेक करवा दे, तो डाइजेशन के टाइम पे मदद करता है इंक्रीज्ड पीएनएस के टाइम पे। इनहिबिट कौन कौन सी चीज़ करेंगे इंसुलिन के रिलीज को, इसमें पहली आ जाती है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन आपको पता ही है, सिंपैथेटिक सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उस टाइम क्या होता है हमारा, कब होता है एक्टिविटी सिस्टम, जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन आती है, तब हमारा वो सिंपैथेटिक सिस्टम उस टाइम हमारा एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। तो अभी मान लीजिए स्ट्रेस की सिचुएशन है, उस समय बॉडी को नीड है ग्लूकोज की। आपके पीछे कोई डॉग भाग रहा है, कोई शेर भाग रहा है, आप आगे आगे उसके भाग रहे हैं, उस समय बॉडी को ज़रूरत थोड़ा ही है इंसुलिन, उसकी वो इंसुलिन की, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में से ग्लूकोज भगा देगा। तो जिस भी ऑर्गन को उस समय फ्यूल मॉलिक्यूल चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, उसे नहीं मिल पाएगा, तो उस समय ज़रूरत है इंसुलिन सीक्रेट ना हो और ग्लूकोज सीक्रेट हो। तो ग्लूकोज को ब्लड में रहने देना है हमें, इसलिए इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगी उस टाइम। अगला है सोमैटोस्टेटिन। आपको पता है सोमैटोस्टेटिन क्या है, मेन इनिबिटरी हार्मोन है, जो मैंने आपको बताया था अल्फा सेल्स और बीटा सेल के सीक्रेशन को कम करेगी, ये इनिबिट करने का काम करती है सोमैटोस्टेटिन। और भी कई जगह इनिबिट करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह के रिलीज को भी ये इनिबिशन का काम करती है सोमैटोस्टेटिन। तो ये हमने पढ़ लिए फैक्टर्स जो कि ट्रिगर करते हैं या तो इंसुलिन के रिलीज को या फिर इनिबिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स को। इंसुलिन कहाँ पे जाके बाइंड करेगी, अब अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगी। तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक बार वो समझते हैं। पहला है इंसुलिन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर, इसके लिवर में। अब सभी को पता है लिवर में ज़रूरत होती है, वहीं पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारा आ रहा है, तो लिवर में प्रेजेंट होंगे। अगली चीज़ है कहाँ पे होंगे, एडिपोज टिश्यूज़ में। जो भी हमारे फैट वाले टिश्यूज़ होते हैं जिसमें फैट स्टोर होता है, वो होते हैं एडिपोज टिश्यू। अगला कहाँ पे होंगे, स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स को भी तो ज़रूरत पड़ती है वर्क के टाइम पे, ग्लूकोज आए, फ्यूल मॉलिक्यूल मिले, तो स्केलेटल मसल्स में। अब थोड़ा सा समझते हैं तो किस तरीके से रिसेप्टर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है रिसेप्टर का इंसुलिन के। ये मान लेते हैं हमारी लिपिड की वाई लेयर है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता होगा, क्या ऐसे दोनों साइड होता है, इधर भी होगा। ये हमारी लिपिड की वाई लेयर है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रिसेप्टर किस तरीके से होता है इंसुलिन का, तो थोड़ा सा ये इधर ले आते हैं। ये देखिए इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, इसके दो बीटा सब यूनिट होते हैं, अल्फा सब। ये जो अंदर की साइड आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये बीटा सब यूनिट है। दीज आर टू बीटा सब यूनिट एंड दीज आर टू अल्फा सब यूनिट इंसुलिन का। और यहाँ से जो जाता है इसका सिग्नल, जब इंसुलिन आके अटैच होती है अंदर इंट्रासेल्युलरली, किस तरीके से होता है, कैसे इंसुलिन हमारी कहाँ पे बाइंड करेगी। सपोज कीजिए ये है इंसुलिन, इंसुलिन आके बाइंड करती है यहाँ पे अल्फा सब यूनिट, के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, तो इंसुलिन यहाँ पे आके अटैच होगी और यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा जो कि अंदर जाएगा
आगे प्रोपेगेट होगा। तो ये बेसिकली ये इंसुलिन का रिसेप्टर उसके बारे में हमने जान लिया। तो अब हमारी जो इंसुलिन है ये कैसी हार्मोन है? इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन। आपको पता ही होगा दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस, दूसरे कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ टूटती है प्रोडक्ट में, वो छोटे छोटे लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल उसमें टूटता है, वो हो जाती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ के बनने की प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, एनाबॉलिक हार्मोन हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, इट प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू लार्ज एनर्जी मॉलिक्यूल। तो स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को लार्ज एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकती है और कौन कौन से ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो देखिए जैसे कि ये है हमारा लिवर। लिवर के अंदर हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। लिवर में ये क्या करेगी, जाके ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देगी ग्लाइकोजन में। अगला कौन सा हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे एडिपोज टिश्यूज। ये हमारे एडिपोज टिश्यूज, इसमें क्या करवाएगी, ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करवा देगी फैट में। जो फैटी एसिड है वो हमारा फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यूज में, जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक उसी तरीके से। अगली चीज़ कौन सी होगी इसमें, अगली जो चीज़ होगी जैसे कि ये मान लीजिए हमारी है स्केलेटल मसल, कोई भी ये स्केलेटल मसल है हमारी। स्केलेटल मसल में क्या होगा, अमीनो एसिड को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करवा दे। अभी तक हमने क्या जाना, इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है। क्यों है एनाबॉलिक हार्मोन, क्योंकि ये स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को लार्ज एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवा देती है। अब इंसुलिन का सीक्रेशन होता कैसे हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए बॉडी में कि ग्लूकोज आया है जिससे कि वो सेंस कर ले बॉडी, जिस तो इंसुलिन निकालना है, कुछ ना कुछ तो होता होगा बॉडी को जिससे पता लगता होगा कि अभी हमें ग्लूकोज आ गया है बॉडी में, खाना खा लिया है किसी इंसान ने, अब हमें इंसुलिन सीक्रेट करना है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। तो अब बस वही समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। ये है आपकी पेनक्रियास ग्लैंड। इसके अंदर कई टाइप के सेल्स होते हैं, हमने पढ़े थे अल्फा सेल बीटा सेल इस तरीके से। और मेन प्रोडक्शन जो होता है इंसुलिन का वो होता है बीटा सेल से। किससे होता है, बीटा सेल्स के थ्रू। तो सपोज कीजिए एक जो बीटा सेल है हम उसको बड़ा करके देख रहे हैं, एक जो बीटा सेल है उसको हम बड़ा करके देखेंगे, एनलार्ज करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे। ये है देखिए एक बीटा सेल। अब बीटा सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक चैनल्स होते हैं, पोटेशियम चैनल्स। ये हैं यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स, दीज आर पोटेशियम चैनल्स। कैसे पोटेशियम चैनल्स हैं, दीज आर एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। तो कई जगह आपको ये ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, इसका मतलब है दीज चैनल्स कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये चैनल एटीपी के प्रेजेंस में खुल सकते हैं या बंद हो सकते हैं। इनका काम होता है पोटेशियम को सेल से बाहर निकालना, जो भी एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है सेल के अंदर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, दूसरे यहाँ पर होते हैं कैल्शियम चैनल्स। तो इधर हम बना देते हैं कैल्शियम चैनल्स इस तरीके से। इनका काम क्या होगा, इनका काम होता है कैल्शियम को अंदर बाहर करना। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे दीज आर कैल्शियम चैनल्स, लिख देते हैं दीज आर कैल्शियम चैनल। अब देखिए ब्लड में क्या है, ये मान लेते हैं ब्लड वेसल है, प्लाज्मा में हमारा ग्लूकोज है, फूड के थ्रू हमारा ग्लूकोज आ रहा है। तो जब हमारा ग्लूकोज आता है
तो यहाँ पे कुछ हमारे वो होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा देते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कुछ स्पेशल करियर प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस या ड्रग का सेल के अंदर। तो ये हैं हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, जिन्हें शॉर्ट में हम ग्लट बोल देते हैं। ये बीटा सेल्स पे होते हैं। ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज को सेंस कर लेते हैं प्लाज्मा में, और सेल के अंदर ग्लूकोज की करा देते हैं एंट्री। अब बीटा सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज जा चुका है। अब आगे क्या होता है, जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज कुछ ना कुछ एंजाइम्स होती हैं यहाँ पे सेल के अंदर, तो ये एंजाइम्स इस पर काम करती हैं। इनका नाम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज का एक्शन होता है तो इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है ग्लूकोज का, और जो भी प्रोडक्ट है, पीछे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ये आपके किस में एंटर कर जाते हैं, ये कर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर। प्रोडक्ट कर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर सेल के, और यहाँ पे चलती है इनकी रेस्पिरेटरी चेन, आपने पढ़ी है। उससे प्रोडक्शन होता है एटीपी का, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे, पोटेशियम, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। अब जैसे जैसे एटीपी बढ़ता है तो ये चैनल्स क्या कर रहे थे, अब तक इसको बाहर निकाल रहे थे, पोटेशियम को बाहर निकाल रहे थे सेल से, एक्सेस से पॉजिटिव चार्ज को। अब एटीपी जैसे ही बढ़ता है, ये क्या करता है, इस पर जाके एक्शन दिखाता है और इन चैनल्स को क्या कर देता है, क्लोज करवा देता है। अब ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, K+। चैनल्स के क्लोज होने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन की इनर साइड है, यहाँ पर डेवलप हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज इनर साइड। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने से क्या होता है कि ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं, इसमें से कैल्शियम अंदर आने लगता है। ठीक, कैल्शियम अंदर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा मान लीजिए ग्रेन्यूल्स थे, ये हमारा कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स थे जिनमें कि हमारी इंसुलिन थी, इंसुलिन स्टोर थी। तो ये कैल्शियम क्या करता है, इसकी मेम्ब्रेन को आके डीपोलराइज कर देता है, और ये यहाँ से पल्सेटाइल रिलीज होता है इंसुलिन का इस फॉर्म में। ये जाती है बाहर और जाके रिलीज हो जाती है हमारी प्लाज्मा में, जाके इंसुलिन सेल के बाहर जाके रिलीज हो जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इंसुलिन के सीक्रेट होने का। इस तरीके से होती है, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा में बढ़ता है ग्लूकोज, सबसे पहले प्लाज्मा में बढ़ता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे ये जो बीटा सेल्स हैं ये इसे सेंस कर लेते हैं। इसके सेंस करने से क्या हुआ, यहाँ पे सेंस करने से ये हुआ कि यहाँ पे जो भी ये ग्लूकोज है हमारा, ये अंदर आ जाता है ग्लड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लूकोकाइनेज, ब्लड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू अंदर आ जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कुछ एंजाइम्स वगैरह काम करती हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनता है ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में एंटर कर जाता है। यहाँ से प्रोडक्शन होता है एटीपी का। एटीपी के प्रोडक्शन से क्या होता है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है सेल की अंदर की, जिससे कैल्शियम अंदर आने लगता है। डीपोलराइजेशन होने के बाद कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाते हैं ओपन कैल्शियम चैनल्स, और कैल्शियम अंदर आने लगता है। इसके बाद क्या होता है, जो भी ग्रेन्यूल्स में हमारी जो इंसुलिन स्टोरेज थी, फिर यहाँ से पल्सेटाइल रिलीज होता है, एक्सोसाइटोसिस होती है इंसुलिन की, और इंसुलिन हमारा रिलीज हो जाता है। तो दिस वॉज अबाउट सीक्रीशन ऑफ इंसुलिन। हमने एक बीटा सेल को बड़ा करके देखा, तो इंसुलिन का सीक्रीशन किस तरीके से होता है हमने ये देख लिया। अगर मैं इसी चीज़ को फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। सबसे पहले पोस्ट प्रेंडियल इंक्रीज इन ग्लूकोज होगा प्लाज्मा के अंदर। पोस्ट प्रेंडियल मतलब होता है, प्रेंडियल का मतलब होता है मील टाइम, यानी कि जिस समय खाना खाया है। पोस्ट का मतलब आफ्टर मील टाइम, खाना खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ेगा प्लाज्मा में।
फिर क्या होगा, ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड रिसेप्टर्स के थ्रू, ब्लड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू बीटा सेल्स के अंदर। उसके बाद होगा फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेस में, उसके थ्रू एंजाइम के थ्रू प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में एंटर करेंगे। उसके बाद एटीपी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी सेंसिटिव वो पोटेशियम चैनल्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज है वो सेल के अंदर बढ़ जाएगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगा लीडिंग टू ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, कैल्शियम अंदर आएगा एंड इंक्रीज कैल्शियम लीड्स टू पल्सेटाइल इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस। इस तरीके से कुछ इंसुलिन का सीक्रेशन होगा। ये हमने देख लिया कि इंसुलिन का सीक्रेशन किस तरह होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं एडवर्स रिएक्शंस टू इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स रिएक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन जो अगर हम बात करें या मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि हम किसके लिए दे रहे हैं, ग्लूकोज को कम करने के लिए। तो थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना इस नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। अब पेशेंट को हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, किस तरीके से पता करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स को याद करने के लिए हम शुरू से अज्यूम करते हैं एक ह्यूमन बीइंग को। मान लीजिए ये कोई ह्यूमन बीइंग है हमारे पास, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है हमारे पास। तो सबसे ऊपर क्या होगा, ये इसका सर है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या हम समझ सकते हैं क्या हो सकता है इसे। पहला साइड इफ़ेक्ट जो होगा वो होगा हेडेक। ऊपर से शुरू करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स। हेडेक होगा, और क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न, और क्या हो सकता है, ब्लड विज़न, ब्लड विज़न। अगला क्या हो सकता है, एनजाइटी हो सकती है इसे, एनजाइटी। और यहाँ पे इसका हार्ट होगा, दिस इज हार्ट। इसमें क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि हार्ट बीट का फास्ट हो जाना। अगला क्या है, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, इसका कारण है लिपोडिस्ट्रॉफी, फैट का एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। इट इज़ लीस्ट कॉमन विद ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन के साथ ये देखने को जनरली नहीं मिलता है। और क्या हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, डायाफोरेसिस। और क्या हो सकता है, ये कहीं एंटीबॉडीज़, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी स्पेलिंग आप लोग देख लेना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमें शो होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स। हेडेक, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, डायाफोरेसिस, लिपोडिस्ट्रॉफी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के। इसे हम आगे समराइज भी कर सकते हैं इस तरीके से, कुछ शुरू से याद करने के लिए उस तरीके से मैंने आपको बताया था, आप ऐसे याद रख सकते हैं। हेडेक हो गया, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, कन्फ्यूज़न, वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। इसमें वर्टिगो शायद हमने नहीं जोड़ा था, यहाँ वर्टिगो एक और साइड इफ़ेक्ट होगा, इसके साथ होगा वर्टिगो, वर्टिगो और डायाफोरेसिस। तो ये है इंक्रीज्ड एपेटाइट, इंक्रीज्ड एपेटाइट, शेकी हैंड्स हैं, ब्लड विजन है, वीकफुल ऑफ फटीग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और लिपोडिस्ट्रॉफी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। इतना सब कुछ समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम समझने वाले हैं दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से होती है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था
तो या तो उसे किया जाता था काऊ के पेनक्रियास से, जिसे हम बोलते थे बोवाइन पेनक्रियास, या फिर करते थे पिग के पेनक्रियास से, जिसे हम बोलते थे पोर्सिन इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन एंड पोर्सिन इंसुलिन। और लगभग लगभग जो इनका स्ट्रक्चर था वो ह्यूमन इंसुलिन के आसपास था, उसके लगभग सेम टू सेम था। कुछ चेंजेस थे, सिर्फ कुछ अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में चेंजेस थे। इसके बेसिस पे हमें 2 टाइप्स की इंसुलिन मिल गई, बोवाइन एंड पोर्सिन। तो इसमें क्या होता था, जो भी पोर्सिन पेनक्रियास है या फिर बोवाइन पेनक्रियास है, इससे क्या किया जाता था, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या किया जाता था, इसको क्रिस्टलाइज करने के बाद उसे यूज़ किया जाता था। ये सब हो गया। तो अब क्या क्या डिफरेंसेस थे वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अभी आप सामने देख पा रहे हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ये जो है ये है हमारी ए चेन, और ये जो दूसरी चेन आप देख रहे हैं ये है बी चेन। इसमें हमारे होते हैं 21 अमीनो एसिड्स। बी चेन जो मिलके बनी होती है, ये बनी होती है 30 अमीनो एसिड से मिलके। और यहाँ पे 2 जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, एक ये एक ये। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। इसमें कुछ जगह चेंजेस होने पर ही ये हमारी जो दूसरी पेनक्रियास से हमने लिया था, पोर्सिन और बोवाइन पेनक्रियास से जो हमने लिया था इंसुलिन, 8th पोजीशन पे। इस पे क्या है ह्यूमन इंसुलिन में, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, दिस इज आइसोल्यूसिन। और यहाँ पे क्या है, चेन बी में थ्रियोनिन है 30th पोजीशन पे। इसमें देखो कहाँ पे चेंज आया, 8th पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आया पोर्सिन उसमें। ये ए चेन में कोई चेंज नहीं है, बी चेन में थ्रियोनिन की जगह है एलिनिन, यहाँ पर चेंज है। सिर्फ सिर्फ हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिला इसमें। बोवाइन में क्या है, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर चेंज है, और यहाँ पर चेंज है। तो ये ऐसी 3 पोजीशन है जहाँ पर चेंजेस हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे ह्यूमन इंसुलिन की। ये जैसा कि हमने समझा कि ये ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन इंसुलिन में क्या होता था, जैसे कि ये है ह्यूमन इंसुलिन, इसमें क्या था, ये प्रोड्यूस कैसे होती है। जहाँ पे ए और बी चेन होंगी उसे हम ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता था, पोर्सिन और बोवाइन का कॉम्बिनेशन भी बनाया गया, मिक्स्ड पोर्सिन। कभी कभी बस थोड़ा सा चेंजेस थे, उसको जेनेटिकली पोर्सिन पेनक्रियास से हमने लिया, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, उसे थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, तो उसे सेमी सिंथेटिक इंसुलिन भी बोला गया, सेमी सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन। आजकल जो बनता है वो बनता है बैक्टीरिया के थ्रू। जो इंसुलिन बनता है वो बनता है बैक्टीरिया के थ्रू। किससे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आजकल इस तरीके से इंसुलिन बनता है, इसी को हम ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। तो अभी हमें इतना समझ आ गया ह्यूमन इंसुलिन क्या है, पोर्सिन इंसुलिन क्या है, और बोवाइन इंसुलिन क्या है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन को एडमिनिस्टर कैसे करेंगे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कैसे पहुंचाएंगे इंसुलिन को, ये हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से होता है, कैसे होता है। तो इंसुलिन जो है हमारी वो क्या है, आपको भी पता है, पॉलीपेप्टाइड है। अगर हम इंसुलिन जो पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, अगर हम यहाँ से देंगे, आपके जीआईटी के थ्रू अगर देंगे और वो जाएगा, तो क्या होगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो लिवर है सामने आप देख रहे हैं, लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटीएसेस। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंसुलिन प्रोटीएज। ये क्या करती हैं, आपके इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं। जिससे क्या होता है, आपका जो भी है, और ये जो प्रोटीएस एंजाइम है ये बहुत सी हमारे जीआईटी में भी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इंसुलिन को ओरली नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, ओरली हम इंसुलिन को नहीं दे सकते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड रूट क्या है हमारे पास, वो है सबक्यूटेनियस रूट। अभी आप जो इमेज में देख रहे हैं,
हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था सब क्यूटेनियस रूट। तो यहाँ पर देते हैं सब क्यूटेनियसली इंजेक्शन को। दिस इज सब क्यूटेनियस लेयर, दिस इज मस्कुलर लेयर। तो इंसुलिन का इंजेक्शन है वो सब क्यूटेनियसली दिया जाता है। किन किन साइड्स पे दे सकते हैं हम? ये आपका जो बेली बटन है इसको आप छोड़ दीजिए, इससे हम एब्डोमेन में दे सकते हैं, एंटीरियर थाई में दे सकते हैं, बटक में दे सकते हैं, डॉर्सल आर्म पे दे सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन है, ये सर्कुलेशन का साइन इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमें साइड्स को चेंज करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि एक जगह लिपोडिस्ट्रॉफी हो जाएगा। अगर एक ही जगह हम बार बार इंजेक्शन देंगे सेम साइड पे तो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा और एडवर्स इवेंट है जो वो आने लगेंगे। तो इसलिए साइड को चेंज करते रहना चाहिए, सर्कुलेट करते रहना चाहिए इंसुलिन की। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपका आएगा एब्डोमेन, एब्डोमेन। उसके बाद एंटीरियर थाई, उसके बाद पटक, उसके बाद डोर्सल आर्म। डोर्सल आर्म को लेस प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंटली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं, एक्सीडेंटली आईएम दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फैट का अमाउंट होता है वो कम होता है, इसलिए हम डोर्सल आर्म पे लेस प्रेफर करेंगे, इट इज़ लेस प्रेफर्ड। ये तो बात हो गई मोस्ट कॉमन की, नंबर वन। अगर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की कि सबसे ज़्यादा रैपिड कहाँ से होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन, तो सबसे ज़्यादा होगा एब्डोमेन से, उससे ज़्यादा होगा हमारा डोर्सल आर्म से, उससे ज़्यादा कह रहा हूँ उससे कम होगा डोर्सल आर्म से, उससे कम होगा एंटीरियर थाई से, और सबसे कम होगा बटक से। तो जब एक्शन पूछा जाए फास्ट किस में आएगा एब्जॉर्प्शन, तब ये बताएंगे। मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा तो ये वाला सीक्वेंस याद रखेंगे, एमसीक्यू इससे आता है, याद रखेंगे। अब हम देखने वाले हैं इंसुलिन के प्रिपरेशंस और ट्रीटमेंट। अलग अलग टाइप के इंसुलिन प्रेजेंट होते हैं मार्केट में, ये कौन कौन से टाइप के इंसुलिन होते हैं। तो इसी तरीके से जो है इंसुलिन की प्रिपरेशन है वेरी करती हैं। इंसुलिन की प्रिपरेशन वेरी करने से क्या हो जाता है, जैसे कि ये है ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाती है हमारी, यानी कि कितनी जल्दी उसका एक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाती है। अलग अलग इंसुलिन के प्रिपरेशन, ड्यूरेशन किस तरीके से चेंज होगा, ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर तक उसका एक्शन रहेगा, ऑनसेट यानी कि कितनी जल्दी स्टार्ट होगा उसका एक्शन। तो ये किससे और ड्यूरेशन और कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, डोज पर डिपेंड करता है, कितनी डोज दी है उस पर डिपेंड करेगा। अगली चीज़ किस पर डिपेंड करेगा, आपका ये साइट ऑफ इंजेक्शन पर डिपेंड करेगा, कहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है। ब्लड सप्लाई पे, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी किसी भी साइड से तो वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होगा। टेम्परेचर हो गया बॉडी का, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। इससे जो ड्यूरेशन है इंसुलिन की जो हम देंगे बाहर से वो अफेक्ट होती है। अगला पॉइंट जो आता है वो है, जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंसुलिन का या फिर ट्रीटमेंट में कोई भी चेंज कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंशन दी जानी चाहिए उसके टाइम जब हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करेंगे डेली, और डोज को। क्योंकि क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, टाइमिंग ऑफ पीक लेवल और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हर इंसुलिन प्रिपरेशन का अलग अलग होता है। इंसुलिन कुछ होती हैं वो बनाई जाती हैं बफर्स के साथ। ऐसे हम टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं इंसुलिन का, हमें अगर ड्यूरेशन बढ़ाना है कि ज़्यादा देर तक इंसुलिन हमारा काम करे तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि उसे किसी ऐसी बेसिक प्रोटीन्स के साथ हमने ऐसे इंसुलिन को कंबाइन करा दिया जिसके द्वारा कि वो देर में वहाँ से रिलीज़ हो, ऐसा कर सकते हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कि कितनी देर में स्टार्ट होगा उसका एक्शन, टाइमिंग ऑफ पीक लेवल यानी कि प्लाज्मा में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन तक जाने तक क्या टाइम चाहिए, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये सारे अलग अलग प्रिपरेशंस में अलग अलग होते हैं हमारे इंसुलिन के। तो आगे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा। अब इसी बेसिस पे इंसुलिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जिनका एक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होता है। कौन कौन से हो गए ये,
शॉर्ट या रैपिड एक्टिंग। पहला हो गया शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग। दूसरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग। और तीसरी टाइप की कौन सी हो गई, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स। ये अलग अलग प्रिपरेशंस हो गई हमारी इंसुलिन की। तो एक एक करके अब हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स को। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स में हमारी आ जाती हैं लिस्प्रो, आ जाती हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन। ये बहुत ही ज़्यादा ये होती हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। और आती है हमारी रेगुलर इंसुलिन, ये तीनों आ जाती हैं। तो अब समझते हैं किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आते हैं इनमें थोड़ा सा। हमारी जो पहली होती है इंसुलिन ग्लूलिसिन, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, अगर आप देख सकें, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, वो होता है 5 to 15 मिनट्स। यानी कि जो इसका काम करना शुरू कर देगी ये 5 से 15 मिनट के अंदर। पीक होता है इसका 1 to 2 आवर्स में, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 3 to 4 आवर्स तक ये रहता है। ये हो गई हमारी बात ग्लूलिसिन की। और क्या होता है, इसको हम एडमिनिस्टर कब करेंगे, 15 मिनट्स प्रायर टू मील, यानी कि खाना स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले, और या फिर 20 मिनट के अंदर खाना स्टार्ट करने के। तो ये होता है, अब आप इससे समझ सकते हैं क्योंकि 5 से 15 मिनट के अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए एडमिनिस्टर इसी टाइम पे करेंगे इसे। अगली जो इंसुलिन है वो है लिस्प्रो। लिस्प्रो नाम से समझ में आ रहा है हमें, लिस यानी कि लाइसिन, और प्रो यानी कि प्रोलिन। लाइसिन और प्रोलिन होता है इसकी बी चेन में। इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें ए बी चेन थी। बी चेन में 28 पोजीशन पर लाइसिन नाम का अमीनो एसिड होगा, 29 पोजीशन पे हमारा प्रोलिन नाम का अमीनो एसिड होगा इसमें। और इसका देखो ऑनसेट ऑफ एक्शन कब होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका 0 to 15 मिनट्स। पीक आता है 1 आवर के अंदर, और ड्यूरेशन होता है 3.5 to 4.5 आवर्स। तो इसलिए अब इसे कब हम एडमिनिस्टर करेंगे, 15 मिनट्स प्रायर टू मील, खाना खाने से 15 मिनट पहले, या फिर इमीडिएटली फॉलोइंग अ मील, या फिर तुरंत खाने के बाद। क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 0 to 15 मिनट्स के अंदर, इसलिए इधर से हम देंगे इंसुलिन और उधर से आएगा ग्लूकोज खाने के साथ, इधर से इंसुलिन भेज देंगे तो सेम टाइम पे दोनों पहुंच जाएंगे। तो हमें ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा एकदम से बहुत ज़्यादा। अगली आती है इंसुलिन एस्पार्ट। एस्पार्ट में ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 10 to 20 मिनट्स। पीक होता है 1 to 3 आवर्स में, और ड्यूरेशन रहता है 3 से 5 घंटे तक। और इसे कब देंगे, जस्ट प्रायर टू मील, या फिर 15 मिनट्स फॉलोइंग अ मील। क्योंकि ऑनसेट कब होता है 10 to 15 मिनट्स के अंदर, इतने में खाना पहुंचेगा, इतने में इंसुलिन पहुंच जाएगी। और फिर हमारी आती है रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, और इसे हम कैसे देंगे, सब क्यूटेनियसली देंगे, सब क्यूटेनियसली देंगे। और आई भी, ये जितनी भी इंसुलिन है हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जितनी भी हैं, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन इधर भी लिखा हुआ है। तो अब देखिए, हमने ये सारी इंसुलिन के बारे में पढ़ लिया, कब देंगे, कितने टाइम में इनका ऑनसेट होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अभी हमने जितनी भी इंसुलिन पढ़ी, ये सारी, ये सब इन्हें हम आईवी भी दे सकते हैं। जनरली देते हैं सब क्यूटेनियसली, लेकिन आईवी भी दे सकते हैं, सारी सूटेबल हैं आईवी देने के लिए। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आईवी दी जाती है वो है रेगुलर इंसुलिन, मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड। और आईवी कब देंगे, सिर्फ हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट में, इमरजेंसी की कंडीशन में, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी सिर्फ हम आईवी देंगे। वैसे जनरली क्या देंगे, सब क्यूटेनियसली। इस बात को हमें याद रखना है। तो ये कहानी हो गई हमारी रैपिड या फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स की तरफ। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है, इसमें एक ही मेंबर आता है जिसे हम बोलते हैं एनपीएच। एनपीएच, ये एन से क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल प्रोटामीन हैग्डॉन। प्रोटामीन एक प्रोटीन होती है जो कि बेसिक होती है, दिस इज बेसिक प्रोटीन, दिस इज बेसिक प्रोटीन। और हैग्डॉन
ये डिस्कवरर के ऊपर नाम लिखा गया है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, इन्वेंट किया एक तरीके से। और न्यूट्रल यानी कि इनका जो बफर होता है जिसमें ये प्रिपेयर होती है वो न्यूट्रल होता है। जनरली जो एसिडिक और बेसिक हमारी इंसुलिन्स होती हैं उसके कंपैरिजन में न्यूट्रल वाली जो होती हैं वो बहुत जल्दी रिलीज होती हैं। तो इसे बेसिक प्रोटीन के साथ कंबाइन कर दिया। इसे कभी कभी हम इंसुलिन आइसोफेन भी बोलते हैं, कभी कभी क्या इंसुलिन आइसोफेन भी बोलते हैं इसे। अब मैंने आपको बताया था किस तरीके से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को हम बढ़ा सकते हैं किसी भी इंसुलिन के, उसका एब्जॉर्प्शन स्लो कर दो, धीमे धीमे वो टूटे और एब्जॉर्ब हो। तो इसमें क्या होता है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग क्यों है? सबसे पहला सवाल आता है वाई इट इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो इसका जवाब है क्योंकि इसे प्रोटामीन नाम की एक बेसिक प्रोटीन के साथ कंजुगेशन में दिया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है अंदर जाने के बाद वो कम सॉल्युबल होता है हमारी बॉडी फ्लूइड्स के साथ। हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी में वाटर होता है, उसके साथ सॉल्युबल कम होता है जनरली, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है। और डिलेड एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, इसलिए ये इंटरमीडिएट एक्टिंग में आई। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसे सब क्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं और आई भी हम इसे कभी नहीं देंगे। हमने रैपिड एक्टिंग की बात की थी कि सारे सूटेबल हैं आईवी देने के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम कौन सी यूज़ करते थे, रेगुलर इंसुलिन। कब करते थे, इमरजेंसी की कंडीशन में। लेकिन इंटरमीडिएट इंसुलिन के केस में हम कभी भी आईवी नहीं देंगे, एनपीएच को हमेशा सब क्यूटेनियसली देंगे। और हर टाइप के डायबिटीज़ को ट्रीट करने में ये हमें मदद करती है, ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ एक्सेप्ट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और इमरजेंसी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं देंगे इमरजेंसी में। और किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज फॉर बेसल कंट्रोल। और इसे कब देंगे, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ में देंगे, जिससे कि मील टाइम कंट्रोल रहे। रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग कब कंट्रोल कर लेंगी, उसको खाने के जस्ट तुरंत बाद एकदम से ग्लूकोज को सूट अप होने से बचाएंगी। और उसको थोड़ी देर तक एक्शन को मेंटेन करने के लिए हम इसे बेसल कंट्रोल के लिए एनपीएच के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे। शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन्स होती हैं उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीएल न्यूट्रल प्रोटामिन लिस्प्रो। इसे लिस्प्रो जो कि शॉर्ट एक्टिंग में हमने पढ़ा था उसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसके साथ इसे हम कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में क्या होता है ना, उनके जनरली शुगर वो रहती है नॉर्मल रेंज में रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है खाना खाने के बाद उनकी शुगर बढ़ती है और उसके थोड़े टाइम तक बढ़ी रहती है। तो खाना खाने के बाद के लिए हम दे सकते हैं रैपिड एक्टिंग, और उसको कंबाइन किसके साथ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग के साथ। तो उन ऐसे पेशेंट्स में हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इसके बारे में, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, नहीं ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं कैसे मार्केट में अवेलेबल हैं, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन और एस्पार्ट। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन थी तीनों। आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपके आगे दिख रहा है आपको, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, एनपीएच इंटरमीडिएट एक्टिंग। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है आइसोफेन, मैंने क्या बताया था, आइसोफेन भी बोलते हैं। आप ब्रांड पे मत जाइए, यहाँ पे कोई मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग वी आर सीइंग दिस इमेजेस ऑफ ड्रग्स। तो इस तरीके से ये अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स की तरफ। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स के बारे में। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में जनरली दो आते हैं इंसुलिन के टाइप्स, ये है ग्लार्जीन और डेटरमिर। अब आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं, लार्ज है इसके नाम में, लार्ज यानी कि लॉन्ग, लॉन्गर एक्टिंग, तो यहीं से आप पता कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करती हैं, जहाँ पर हमने इंजेक्शन दिया है उस साइड पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है और धीमे धीमे क्लस्टर्स होते हैं जो ड्रग के वो रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ड्रग है धीमे धीमे रिलीज होती है, तो उसका जो ऑनसेट वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है, इसलिए ये हो जाती हैं लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन्स। और इनमें कोई पीक नहीं आती और इन्हें कभी भी हम दूसरी इंसुलिन्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। सेम इंजेक्शन में कभी भी शॉर्ट एक्टिंग के साथ हम इन्हें कभी भी मिक्स नहीं करेंगे। और इनकी जनरली ये 24 घंटे तक इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। रिटर्मर की बात करें तो इसमें क्या होता है, फैटी एसिड की साइड चेन होती है,
इसकी वजह से क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड में, उसके साथ ये क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और धीमे धीमे इनका डिसोसिएशन होता है, और इस तरीके से ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाती हैं। इनको भी नहीं मिक्स करेंगे हम। अब ये देखिए थोड़ा सा इनके बारे में, जो मैं बता रहा था, ग्लार्जीन के केस में देखिए क्या होता है। ग्लार्जीन के केस में ये देखो, इंजेक्शन से हमने दिया, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रेसिपिटेशन हो गया इसका, क्लम्प ऑफ ग्लार्जीन, और ये धीमे धीमे फिर यहाँ से टूटते रहे और ये रिलीज होते रहते हैं, टूटते हैं और रिलीज होते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, लॉन्गर एक्टिंग। और इनमें देखो मैंने बताया पीकलेस होती हैं ये, तो इनमें कभी भी कोई पीक नहीं आती, जैसे उनमें आती थी ना शॉर्ट एक्टिंग में ऐसे करके, तो इनमें कोई भी पीक नहीं होती, ये पीकलेस होती हैं। अब बात करते हैं डिटरमिर। तो डिटरमिर में क्या होता है, ये देखो इसमें क्या है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हैं, इसके साथ ये देखो हमारे एसोसिएट हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये येलो कलर की, ये हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, और ये देखो इसके साथ एसोसिएट होकर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, धीमे धीमे एल्ब्यूमिन के साथ एसोसिएशन हो जाता है, फैटी एसिड साइड चेन होती है इनमें उसकी वजह से, और ये धीमे धीमे हो रही हैं यहाँ से रिलीज और एब्जॉर्ब हो रही हैं, और इनका वो हो रहा है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसलिए इनका लॉन्गर एक्टिंग है। नीचे इसके देखें तो इसमें भी कोई पीक हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये था हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स के बारे में। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स हमने पढ़ा था, एस्पार्ट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामीन, हेगडोन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जैसे ये हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स, उसके नाम में एल आ रहा था, अब इसके नाम में देखो आप कैसे याद कर सकते हो, इन सब के नाम में एस आ रहा है, ग्लूलिसिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट। तो एस से क्या हो गया, एस से इन सब के नाम में आ रहा है, और एस से हो गया शॉर्ट एक्टिंग। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इनको। तो अभी हमने समझ लिया इंसुलिन की प्रिपरेशंस होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहली होती हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स, दूसरी होती हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, और तीसरी होती हैं लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली एक्टिंग होती हैं, जिसमें कि हमारे लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन और रेगुलर इंसुलिन आ जाती हैं। इंटरमीडिएट में एनपीएच आ जाती है, आइसोफेन, न्यूट्रल प्रोटामीन, हेगडोन, और तीसरी जो होती है उसमें हमारी आ जाती हैं ग्लार्जीन और डेटामिर। ये था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉम्बिनेशंस होते हैं इंसुलिन के जिनको बना दिया जाता है, जिसमें कि आपके आ जाते हैं, या तो इसमें 70% एनपीएच ले ली जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं 70% एनपीएच और 30% रेगुलर इंसुलिन। तो इनका भी कॉम्बिनेशन आता है एनपीएच और रेगुलर एनपीएच। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि कभी भी इसमें हमने एक भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं दी, कि हमने बताया था कि इनको कभी भी दूसरी इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करते। तो इस बात को हम याद रखेंगे आगे। हमने अभी पढ़ ली तीनों टाइप की इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग।